चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम जिस तरह से इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि कुछ न्यूक्लियस ऐसे हो सकते हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कम हो और वो हल्के से अनस्टेबल हो। ऐसे केसेस के अंदर वो न्यूक्लियस टूटकर बाकी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो सकते हैं और इस तरह से कन्वर्ट हो सकते हैं कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ जाए, एक तरह से कहें तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। This spontaneous conversion of a nucleus into another nucleus is known as radioactivity. कोई न्यूक्लियस टूटकर अपने आप अगर दूसरे न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो इसे हम रेडियोएक्टिविटी कहेंगे। दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज रेडियोएक्टिविटी। और जो सब्सटेंसेस ऐसा करेंगे उनको हम रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस कहेंगे। तो चलिए एक हेडिंग देखिए बेटा। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिविटी। हमने जिस तरह से देखा कि मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है और ऐसा न्यूक्लियस है कि उसके ऊपर जो न्यूक्लियर फोर्सेस या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो इम्बैलेंस्ड हैं। और अक्सर आप जानते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होते हैं वो रेपेल करने की कोशिश करते हैं और न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए कि इन फोर्सेस के अंदर इम्बैलेंस है तो ऐसे केस में हमारा जो न्यूक्लियस वो टूट सकता है और वो टूट कर लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। लेट्स से अगर आपके पास ये X है तो इट विल कन्वर्ट इनटू Y में कन्वर्ट होने के साथ साथ अपने अंदर से कुछ न कुछ रेडिएशंस भी निकाल सकता है और कुछ न कुछ अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स भी निकाल सकता है। रेडिएशंस तो सिंपली ऑफ कोर्स बेटा कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स भी निकाल सकता है। दिस स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ an unstable nucleus into stable nucleus, and while the process is going on it is also emitting alpha beta gamma particles, is this entire process is known as radioactivity। और ऐसा करने के लिए आपको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप होने वाला प्रोसेस है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये आपका एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो चलिए बेटा एक छोटी सी डेफिनेशन लिखिए। स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस इनटू stable nucleus while emitting alpha beta gamma particles is known as radioactivity, is known as radioactivity। और जो भी सब्सटेंसेस ये रेडियोएक्टिविटी एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं, दो सब्सटेंसेस आर नोन एज रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। एक छोटी सी लाइन और लिख लेगा। एनी सब्सटेंस which shows radioactivity is known as radioactive substance। नेचर में आप ऐसा मान के चल सकते हो कि लगभग 1500 के आसपास न्यूक्लियाई है, उनमें से मोर और लेस 200-250 न्यूक्लियाई ही स्टेबल है, बाकी जो है वो सारे के सारे अनस्टेबल हैं और वो लगातार डिके हो रहे हैं। तो रफली आप कह सकते हो कि 1500 के आसपास न्यूक्लियाई हैं, उनमें से लगभग 200-250 के आसपास न्यूक्लियाई ही स्टेबल है, बाकी सारे के सारे अनस्टेबल हैं और वो लगातार टूट रहे हैं और टूटकर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। अब मेरा ऐसे लिखने पर आपको थोड़ा बहुत ये लग रहा होगा सर ये बाकी सब ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स क्या है? तो एक एक करके तीनों के बारे में छोटी छोटी बातें लिखते हैं। अल्फा पार्टिकल, जैसा मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अल्फा पार्टिकल इज जस्ट हीलियम न्यूक्लियस। व्हेन आई से हीलियम न्यूक्लियस तुम कहूंगा कि हीलियम एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को निकाल लो तो He+2।
इसके पास आप जानते हैं बेटा 2 तो प्रोटॉन होंगे और 2 ही न्यूट्रॉन होंगे। हम इसको 2He4 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 2 तो प्रोटॉन है, 4 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ये आपका अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल 2 तरीके के होंगे। एक होगा आपका बीटा माइनस पार्टिकल। ये सिर्फ और सिर्फ फैंसी नेम है, इलेक्ट्रॉन को ही हम बीटा माइनस पार्टिकल बोलते हैं। बीटा माइनस पार्टिकल इज जस्ट योर इलेक्ट्रॉन, बेटा इज जस्ट योर इलेक्ट्रॉन। इसको आप चाहो तो बेटा -1E0 या फिर -1 बीटा 0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये नीचे वाले माइनस का क्या अर्थ है, ऊपर वाले 0 क्या अर्थ मैं बता चुका हूं। नीचे वाले माइनस का अर्थ है कि इसका चार्ज है -1.6 × 10⁻⁻19 और ऊपर वाले 0 का अर्थ है कि इसका मास है 0 AMU। हालांकि एग्जैक्टली तो हम जानते हैं 1/1800 AMU के आसपास आता है, बट अगर हम इंटीजर की बात करें तो लगभग 0 AMU के आसपास इसका मास रहता है। हम जानते हैं कि बीटा माइनस पार्टिकल हैज चार्ज, कितना चार्ज, -E या -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब and mass is of course 9.1 × 10⁻⁻31 kg which is roughly 1/1800 of AMU, जैसे हम अक्सर 0 भी लिख देते हैं, जैसे हम अक्सर 0 भी लिख देते हैं। दिस इज अवर बीटा माइनस पार्टिकल। जैसा बीटा माइनस पार्टिकल है बेटा वैसे ही हमारे पास बीटा प्लस पार्टिकल है। बीटा प्लस पार्टिकल जो है इट इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑल्सो नोन एज पॉजिट्रॉन। इसे हम पॉजिट्रॉन भी कहेंगे। पॉजिट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे -1E0 की जगह +1E0 से या फिर +1 बीटा 0 से। इसका जो चार्ज होगा बड़ा वो +E मतलब +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब और मास जो होगा वो वही है जो इलेक्ट्रॉन का है, दैट इज 9.1 × 10⁻⁻31 kg। ये इसका मास। फेयर एनफ। एक पार्टिकल रह गया बेटा, कौन सा, गामा पार्टिकल। नाम भले ही बेटा इसका पार्टिकल है बट इसे तुम गामा पार्टिकल भी कह सकते हो और गामा रे भी कह सकते हो। द रीजन इज की है ना, पार्टिकल्स आर वेव्स एंड वेव्स आर पार्टिकल्स, यू नो इट वेरी वेल। हम बहुत बार इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। याद कीजिए पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मैंने आपको सिखाई थी उसमें सबसे आंख में गामा रेस दिखा रखी थी, एक्सरे के भी आगे। एक्सरे की वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में थी, इसकी वेवलेंथ तो उससे भी कम है। दीज आर एक्सट्रीमली एनर्जेटिक। हमारे एक्सरेज के पास एनर्जी मेरे ख्याल से किलो इलेक्ट्रोवोल्ट के ऑर्डर में थी, उससे भी ज्यादा एनर्जेटिक, उससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी और उससे भी कम वेवलेंथ वाली जो रेस है उसको हम गामा रेस कहेंगे। इनके पास जो एनर्जी है वो बेटा मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के ऑर्डर में होगी। वेवलेंथ जो होगी बेटा वो पिकोमीटर के ऑर्डर में होगी, मतलब 10⁻⁻12 मीटर या इवन लेस, या इवन लेस। ठीक है, इस ऑर्डर में वेवलेंथ होगी। दीज आर हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स, ऑफ कोर्स दीज आर हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स। चलिए बेटा पूरा का पूरा लिख लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट इज मेजरिंग ऑफ रेडियो एक्टिविटी। आखिर हम रेडियो एक्टिविटी को मेजर कैसे कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए सुनिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई ए सब्सटेंस है जो रेडियो एक्टिव है और वो लगातार बी के अंदर डिसोसिएट हो रहा है, बी के अंदर टूट रहा है, ठीक है। किसी टाइम टी पर मान लीजिए कि इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे n और किसी टाइम t प्लस dt पर इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होकर हो गए n प्लस dn। a लगातार b में टूट रहा है और b के पार्टिकल्स की संख्या चेंज होकर n प्लस dn हो गई है। आप मनी मन सोच रहे हैं सर a के पार्टिकल्स की संख्या तो घटनी चाहिए ना, क्योंकि a तो टूट रहा है। हाँ बेटा घट रही है। ये जो dn है ये अपने आप में नेगेटिव है,
ये अपने आप में नेगेटिव है। डीएन हमेशा चेंज बताता है एंड चेंज कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। सो मैं कह सकता हूं कि इस छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर थोड़े से पार्टिकल टूटे हैं। मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए dissociated in this dt time interval is, इस छोटे से dt टाइम इंटरवल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल टूटे हैं। तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो टूटे हैं उनकी संख्या है -dn। सर ये माइनस क्यों लगाया भाई? dn तो पहले से नेगेटिव है और अगर नंबर बताना है कि कितने पार्टिकल टूटे हैं तो मुझे एक माइनस तो लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि पहले आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे 500, बाद में आपके पार्टिकल्स हो गए 490, तो dn जो है उसकी वैल्यू है -10। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कितने पार्टिकल टूटे तो क्या जवाब दोगे? -10 दोगे या माइनस ऑफ -10 दोगे? तो आप बोलोगे सर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल जो टूटे हैं उसकी संख्या अगर बतानी होगी तो मैं माइनस ऑफ -10 मतलब 10 बताऊंगा, मतलब मैं 10 बताऊंगा। हाँ, कितने पार्टिकल्स चेंज हुए एक ही, तो उसके लिए -10 कह सकता हूं, क्योंकि माइनस से इस बात का आइडिया लग गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटे हैं। लेकिन अगर मुझे ये बताना है कि कितने पार्टिकल्स टूटे हैं तो मुझे ऑफ कोर्स ये जवाब देना चाहिए कि 10 पार्टिकल टूटे हैं, और 10 बोलने के लिए हम क्या बोल सकते हैं? -dn। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो टूटे हैं उसकी संख्या आपके पास है -dn। इतने पार्टिकल टूटे हैं कितने टाइम के अंदर? dt के अंदर। तो रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं एंड इट इज नोन एज एक्टिविटी। प्यारे बच्चों, क्या शब्द यूज किया मैंने? एक्टिविटी। एंड एक्टिविटी इज सिंपली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड, डिसोसिएटेड, बढ़ाई की बात है, टूटे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड डिवाइड बाई टाइम टेकन, कितना टाइम लगा। तो आप कह सकते हो कि सर यहां से यहां तक जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स टूटे हैं उनकी संख्या मेरे पास है -dn, और इनके टूटने में जो समय लगा है दैट इज ऑफ कोर्स dt। सो कभी भी अगर आपको एक्टिविटी बोलनी हो तो आप कह सकते हो कि एक्टिविटी सर ये मेजर कर रही है कि हमारा सब्सटेंस की रेडियो एक्टिविटी क्या है, कितनी फास्टली हमारा जो न्यूक्लियस है वो लगातार टूट रहा है। एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी ऑफ कोर्स हमारा तो सब्सटेंस है उतनी फास्टली टूट रहा है, हमारा न्यूक्लियस उतनी फास्टली दूसरे न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। एक्टिविटी जितनी कम होगी उतना धीरे धीरे हमारा जो न्यूक्लियस है वो दूसरे न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अक्सर बुक्स में बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए एक्टिविटी को मॉड ऑफ dn/dt भी लिखा रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको बड़े आराम से इस माइनस का अर्थ बता दिया है। फिर भी आपको अगर माइनस का अर्थ हल्का फुल्का परेशान कर रहा हो तो आप कह सकते हो कि सर एक्टिविटी इज सिंपली -dn/dt। फेयर इनफ। मैं आपसे पूछूं बेटा इस एक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, तो आप कहोगे सर ऊपर तो है नंबर ऑफ पार्टिकल, ऊपर तो है नंबर ऑफ पार्टिकल, नीचे है टाइम, तो नंबर अपॉन टाइम इज ऑफ कोर्स सेकंड इनवर्स, इज ऑफ कोर्स सेकंड इनवर्स। तो आप कह सकते हो कि इसकी यूनिट वैसे तो सेकंड इनवर्स है, लेकिन उस सेकंड इनवर्स को हम dps भी लिखते हैं। dps मतलब डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, इट इज डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। बहुत ही लिटरल मतलब है कि कितने पार्टिकल टूटे पर सेकेंड, कितने पार्टिकल टूटे पर सेकेंड। और ये जो डीपीएस है यही हमारी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, ये हमारी जो एसआई यूनिट है ये बड़ा आपकी डीपीएस ही। इस डीपीएस को हम बैक्यूरल भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म इज BQ। हेनरी बैक्यूरल वाज द पर्सन हु डिस्कवर्ड द फेनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को पहली बार डिस्कवर करने वाले जो इंसान थे वो हेनरी बैक्यूरल थे। मेरे ख्याल से 1896 के आसपास हेनरी बैक्यूरल सर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उनके पास एक यूरेनियम पड़ा था। जो यूरेनियम था उसको कवर करने के लिए एक सिल्वर की फॉइल थी।
जैसे बेटा हम लोग टिफ़िन वगैरह में मान लो रोटियां लेके आते हैं तो उसके ऊपर एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, वैसे ही है ना उनके पास एल्यूमिनियम को ढकने के लिए सिल्वर की फॉइल थी, ठीक है, ऐसे लगा रखी थी। और उसी के पास में एक फोटोग्राफिक प्लेट पड़ी थी। जैसे फोटोग्राफिक प्लेट ऑफ कोर्स उस जमाने के अंदर किसी भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह को पहचानने के लिए पड़ी रहा करती थी, वैसी एक फोटोग्राफिक प्लेट पास में पड़ी थी। तो कुछ टाइम के लिए वो उस यूरेनियम को उस सिल्वर फॉइल के अंदर ढककर चले गए थे एंड पास में फोटोग्राफिक प्लेट पड़ी थी। कुछ टाइम बाद हेनरी बेकेलर ने देखा कि यार वो जो यूरेनियम था उसमें से खूब सारे रेडिएशंस निकल के फोटोग्राफिक प्लेट पे लगातार गिरती गई और फोटोग्राफिक प्लेट पर अलग से एक स्पेक्ट्रम टाइप बन गया कि हाँ यार इस पर खूब सारे फोटॉन्स आए हैं। और वो फोटॉन्स किससे आए होंगे? ऑफ कोर्स उस यूरेनियम से आए होंगे। और ऐसे फोटॉन्स आए थे जिनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा रही होगी, तभी तो वो उस सिल्वर की जो फॉइल थी ना उसको पेनिट्रेट कर पाए, उसको क्रॉस कर पाए। सिंपल लाइट होती तो ऑफ कोर्स उस सिल्वर की जो फॉइल थी ना, जो सिल्वर का कवर था, उसको क्रॉस ही नहीं कर पाते। तो उस सिल्वर फॉइल को क्रॉस करके फिर फोटोग्राफिक प्लेट पे गिरे, इसका मतलब जरूर कोई बहुत ही हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स रहे होंगे। सिंपल लाइट नहीं रही होगी, सिंपल लाइट नहीं रही होगी। एंड ऑफ कोर्स इट कैन बी डन ओनली बाय वेरी हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स एंड दीज फोटॉन्स कैन बी अवर गामा रेज, जिनके पास एनर्जी मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के ऑर्डर में हो। तो इससे फिर हेनरी बेकेरेल सर ने हल्का फुल्का आइडिया लगाना स्टार्ट किया कि ज़रूर हमारा जो यूरेनियम है वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है और वो लगातार टूट रहा है, और टूटने के दौरान वो अपने अंदर से कुछ हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स निकाल रहा है। और वो जो टूटना है, ये जो यूरेनियम का टूटना है, ये अपने आप में एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालना, ये अपने आप हो रहा है। एंड ये जो यूरेनियम का अपने आप टूटकर छोटे एलिमेंट्स में कन्वर्ट होना है, दिस प्रोसेस इज नोन एज योर रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहली बार इस बात को बताने के लिए जो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट तो सर कुछ और ही कर रहे थे, बट मोर और लेस उन्होंने फाइंड किया, उन्होंने डिस्कवर किया कि कैसे यूरेनियम लगातार टूट रहा है और उसमें से लगातार कुछ ना कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं। ये रेडिएशंस बड़ा गामा रेस थी और ये गामा रेस उस सिल्वर का जो कवर था, उस सिल्वर फॉइल का जो कवर था, उसको पेनिट्रेट करके फोटोग्राफिक प्लेट पे लगातार गिरती जा रही थी। और फोटोग्राफिक प्लेट पर लगातार वो गिरने से उनका इम्प्रिंट्स बन गए थे। उन इम्प्रिंट्स को देखकर उन्होंने आइडिया लगाया कि ज़रूर आपका जो यूरेनियम है वो अपने अंदर से गामा रेज निकाल रहा है। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो हेनरी बेकेरेल वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी, और उनके नाम पर ही पहले जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है उसका नाम रखा गया। 1 बेकेरेल इज द SI यूनिट या फिर 1 DPS इज द SI यूनिट। ठीक है बच्चों, लेकिन जो ज़्यादा यूज्ड यूनिट है वो क्यूरी है। 1 क्यूरी विच कैन बी एब्रीवेटेड एज 1 CI is 3.7 into 10 raised to power 10 DPS। इसी तरह से 1 रदरफोर्ड भी एक यूनिट है। 1 RU is 10 raised to power 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। SI यूनिट आपकी हमेशा ही बड़ा DPS या फिर बेकेरेल ही रहेगी। ये बाकी यूनिट से बड़ा आपकी बाकी यूनिट्स तो आपकी SI यूनिट नहीं है, बट कन्वर्जन आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। आई होप यू गेट द पॉइंट। ये बड़ा आपकी एक्टिविटी है। एक्टिविटी इस बात का आइडिया दे रही है कि आपका जो सब्सटेंस है वो कितना फास्टली, कितना रैपिडली दूसरे न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। एक्टिविटी जितनी हाई होगी आपका सब्सटेंस उतना ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव होगा और उतना ही फास्टली दूसरे न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट होगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं, high activity obviously means fastly A is converting into B, या फिर फास्टली अनस्टेबल A is converting into stable B। उतना ही फास्टली बेटा A जो है B के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। सो एक्टिविटी इज सिंपली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम। मैं यहां पर एक दो बातें और बोलूंगा, है ना, आप उनको लिखना चाहो बड़ा आपकी इच्छा है। जो रेडियो एक्टिविटी है, एक न्यूक्लियस का दूसरे न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट होना है, ये अपने आप में एक न्यूक्लियस का फेनोमेनन है। इसमें वो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसका कोई रोल नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का रोल है। और एटम के बाकी जो स्ट्रक्चर है, बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह घूम रहे हैं, उनका किसी प्रकार से कोई रोल नहीं है। एक बात और, मान लीजिए कि आपके पास कोई बहुत बड़ा सा ऐसे
अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। इस अनस्टेबल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर खूब सारे एटम हैं और उनके अंदर ये खूब सारे न्यूक्लियस हैं। ठीक है, ये आपके पास कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और उसके अंदर हजारों करोड़ों अरबों खरबों एटम्स हैं और ऑफ कोर्स हजारों करोड़ों अरबों खरबों न्यूक्लियस हैं और ये लगातार जो टूट रहा है और टूट कर स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, टूट तो रहा है लेकिन टूटने में कौन सा एलिमेंट सबसे पहले टूटेगा ये जस्ट मैटर ऑफ चांस है। ऐसी कोई लॉ नहीं है जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि ये वाला न्यूक्लियस पहले टूटेगा या फिर ये वाला न्यूक्लियस पहले टूटेगा। जो भी न्यूक्लियस टूट रहे हो बाई चांस टूट रहे हैं, सब प्रोबेबिलिटी का खेल है। कोई भी सारे के सारे जो एलिमेंट्स ए से बी के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं उसके अंदर कौन सा एलिमेंट ए से बी में सबसे पहले कन्वर्ट होगा। भाई ए जो सब्सटेंस है उसके पास तो खूब सारे न्यूक्लियस हैं, उनमें कौन सा न्यूक्लियस सबसे पहले बी के अंदर कन्वर्ट होगा ये बताने लायक हमारे पास कोई लॉ नहीं है। इसलिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि सारे के सारे न्यूक्लियस जो हैं वो बी के अंदर कन्वर्ट होने के लिए बराबर प्रोबेबल है और उनमें से कोई सा भी जो न्यूक्लियस है वो एक इसे बी के अंदर बड़े आराम से कन्वर्ट हो सकता है। वी कैन नॉट टेल कि विच न्यूक्लियस ऑफ ए विल कन्वर्ट इनटू बी फर्स्ट, विच न्यूक्लियस विल कन्वर्ट ऑफ ए इनटू बी सेकंड। कौन सा कन्वर्ट होगा बेटा हम ये नहीं बता सकते। Any nucleus of A can convert into nucleus of B and we cannot tell which one is going to convert. So all the nucleus of A have equal chance to convert into B. तो एक छोटी सी बात आप लिख सकते हो कि अगर आपके पास A न्यूक्लियस है और अगर वो B के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो all nuclei of A have equal probability to convert into B. कौन सा कन्वर्ट होगा इट्स जस्ट मैटर ऑफ चांस। Which nucleus of A will convert into B is just मैटर ऑफ चांस। ये हम नहीं बता सकते बेटा, इट्स जस्ट मैटर ऑफ चांस, कोई सा भी कन्वर्ट हो सकता है। चलिए बेटा ये तो हुई बातें, हम इसके पीछे की अब मैथमेटिक्स भी देखते हैं, इसके पीछे का बड़ा जो मैथमेटिकल लॉ है उसे भी देखते हैं। दैट इज अवर रदरफोर्ड सोडी लॉ। रदरफोर्ड सोडी लॉ जो है, जैसे मैंने कहा कि रेडियो एक्टिविटी पहली बार जो है वो हेनरी बेक्यूरेल सर ने डिस्कवर की, लेकिन उसको जो स्टैटिस्टिकल लॉ है कि कितनी फास्टली बेटा आपके एलिमेंट्स डिके होंगे, किस में डिके होंगे, इन सब की बातें हेनरी बेक्यूरेल सर ने नहीं की। इनकी बातें बेटा स्टैटिस्टिकल लॉ जो है वो तो रदरफोर्ड सोडी लेके आए। स्टैटिस्टिकल लॉ का सिर्फ ये अर्थ है कि हम सिर्फ और सिर्फ संख्याओं के बारे में बात करेंगे, ये हमारा स्टैटिस्टिकल लॉ है। एंड स्टैटिस्टिकल लॉ के अंदर हम इस बात को बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे कि ए जब बी के अंदर कन्वर्ट होगा तो एनर्जी कितनी निकलेगी, मास डिफेक्ट कितना आएगा, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो कहाँ जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएंगी, ऐसी बातें हम डिस्कस नहीं करेंगे। स्टैटिस्टिकल लॉ के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि ए के कितने पार्टिकल बी में टूटे, बी के कितने बने, कितनी फास्टली बने, सिर्फ और सिर्फ जो संख्याओं की बातें हैं सिर्फ और सिर्फ हम उनको ही डिस्कस करेंगे। तो सुनिए बेटा, आपके पास ए है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू बी। ए जो है वो हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये अनस्टेबल है, ये कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, बी आपका स्टेबल है। T इज इक्वल्स टू 0 पर ए के जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे वो n0 थे और बी के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपके पास 0 थे। किसी भी टाइम t पर ए के न्यूक्लियाई घटकर n हो गए हैं और बी के बेटा ऑफ कोर्स n0 माइनस n हो गए। ये n0 माइनस n कैसे हो समझ तो गए भाई, जितने इसके घटे हैं उतने इसके बढ़े हैं। पहले इसके n0 नंबर ऑफ पार्टिकल थे, अब इसके n बचे हैं, तो कितने कम हो गए n0 माइनस n। जितने इसके टूटे हैं उतने इसके बने हैं। तो आप सीधा बोल सकते हो कि n0 माइनस n
बी के बन गए। टाइम जैसे ही टी प्लस डी टी हुआ, थोड़े से टाइम चेंज में ए के पार्टिकल्स की संख्याओं में छोटा सा चेंज आ गया। सर ए के पार्टिकल्स तो घटने चाहिए, तो सर ये चेंज जो है ये पॉजिटिव क्यों है? बड़ा पॉजिटिव नहीं है। हम जानते हैं कि dn इज जस्ट सिंपली चेंज इन द वैल्यू ऑफ n. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, एंड बाय लॉजिक वी नो दैट इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ये बड़ा आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसके पास शुरुआत में नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे n0, अब हैं इतने, तो कितने टूट गए हैं? तो आप बोलोगे सर इतने टूट गए हैं, और जितने ए के पार्टिकल टूट गए हैं उतने ही आपके बी के बन गए। अब हमारा जो रदरफोर्ड सोडी लॉ है वो ये कहता है कि टूटने की जो रेट है, ये बड़ा जो dn/dt है, कितने पार्टिकल टूटे हैं पर यूनिट टाइम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स यू हैव। मैं फिर से बोलता हूं इस बात को, कितने पार्टिकल आपके टूट रहे हैं पर यूनिट टाइम, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। जितने ज्यादा आपके पार्टिकल्स होंगे उतने ज्यादा पार्टिकल्स टूटेंगे, जितने कम पार्टिकल्स आपके पास होंगे उतने कम पार्टिकल्स टूटेंगे। So the number of particles dissociating, the rate at which the number of particles are dissociating is directly proportional to the number of particles you have. जैसे मैं इस बात को लिखा देता हूं, a rate of disintegration is directly proportional to, बड़ा तुम पूरा लिखना, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। आपके पास कितने एक्टिव न्यूक्लियाई हैं इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आपके कितने पार्टिकल टूटे हैं। जैसे मैं इस बात को एक एग्जांपल से देता हूं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 सिस्टर सिटीज हैं। बड़ा सिस्टर सिटीज मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे 2 शहर हैं। उन दोनों शहरों की बड़ा जो लोग हैं उनका रेशियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एक जैसा सा है, लगभग एक जैसे से लोग हैं। दोनों शहरों का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम है। दोनों शहर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं, बिल्कुल एक जैसे शहर है, सिस्टर सिटीज है, बिल्कुल एक जैसे शहर है। बस इतना सा अंतर है कि इस शहर की जो जनसंख्या है वो 1 लाख है और इस शहर की जो जनसंख्या है वो 10 लाख है। ये बड़ा शहर है तो ज़्यादा लोग रहते हैं, ये छोटा शहर है तो कम लोग रहते हैं, लेकिन दोनों में जो लोग रहते हैं वो मोर और लेस एक जैसे सही है। उन दोनों में रहने वाले लोगों के खान पान का जो स्टाइल है या फिर जो रेशियल स्ट्रक्चर है या फिर जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम है। अगर मैं रफली ये कहूँ, रफली मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं रफली कहूँ कि यहाँ पर एक दिन के अंदर 100 लोग डिके हो रहे हैं, डिके मतलब डेड हो रहे हैं, 100 लोग मर रहे हैं, नेचुरल डेथ। तो इस शहर के अंदर एक दिन के अंदर कितने लोग मरेंगे, मतलब अंदाजे से कितने लोग मरेंगे? तो आप कहोगे सर जो लोग मर रहे हैं इट इज ऑफ कोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल अलाइव। जितने लोग जिंदा होंगे कम से कम उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने ही चाहिए। तो अगर यहाँ पर 1 लाख लोग मर रहे हैं, सॉरी 1 लाख लोग हैं और यहाँ पर अगर 10 लाख लोग हैं, यहाँ पर 100 लोग अगर नेचुरल डेथ है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रफली 1000 डेथ पर डे रफली होनी चाहिए, बिकॉज वी नो दैट कि जितने लोग मर रहे हैं उनकी संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए कि कितने लोग जिंदा हैं। तो एक दिन के अंदर अगर यहाँ पर 100 लोग मर रहे हैं और तो पक्की बात है कि यहाँ पर एक दिन के अंदर रफली 1000 लोग मर रहे होंगे, एंड इट्स वेरी ऑब्वियस। हाँ, मैंने इसमें यह अजम्पशन जरूर लिया कि यहाँ पर दोनों शहर जो हैं वो काफी हद तक एक जैसे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, मान लीजिए किसी का ऐसे है ना, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई 2 इंसान कंपेयर किए, एक जिसके अच्छे बाल हैं, बहुत बड़े बड़े बाल हैं, ठीक है ना, डेंस बाल है, एक ऑफ कोर्स जो थोड़ा सा जिसके पास बाल कम है।
तो अक्सर नोटिस क्या होगा, जिसके बाल ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा बोल रहा होता है कि यार मेरे बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, और जिसके बाल बिल्कुल गंजा टाइप का होता है उसे बिल्कुल चिंता ही नहीं होती उसकी मेरे बाल बिल्कुल नहीं झड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाल जो झड़ना है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितने बाल आपके पास हैं। अनुपम खेर के बाल बिल्कुल नहीं झड़ते, क्यों? क्योंकि है ही नहीं, है कि नहीं? तो आपके कितने बाल झड़ते हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके बाल कितने हैं। सो द नंबर ऑफ हेयर डिकेइंग इज ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हेयर्स यू हैव। तो चिंता तब करना जब बाल झड़ना बंद हो जाए, तो समझना है कि इस बार बाल नहीं बचे हैं। सो वी कैन इजीली से कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टूट रहे हैं वो इस बात के डायरेक्ट इस नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितने एक्टिव न्यूक्लियाई आपके पास हैं, एंड दिस इज नोन एज योर रदरफोर्ड-सोडी लॉ। The rate of disintegration is directly proportional to the active nuclei we have। और हमारे पास कुल मिलाकर जो फॉर्मूला आता है, बड़ा माइनस इधर ले आता हूं कि dN/dt इज माइनस लेमडा इंटू एन। लेमडा हमारे पास कांस्टेंट है, इट इज नोन एज डिके कांस्टेंट, इट इज नोन एज योर डिके कांस्टेंट। इसकी यूनिट पर आप देख पा रहे हो, नंबर ऑफ पार्टिकल तो कैंसिल, तो 1/2 आ जाएगी, तो इसकी यूनिट विल बी 1/2। लेमडा की वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑफ कोर्स उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स लगातार, देख पा रहे हो, लेमडा जितना बड़ा होगा उतने ही फास्ट बड़ा एक्टिविटी होगी, उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ए के बी के अंदर टूटेंगे, और हम भी कहेंगे कि आपकी रेडियो एक्टिविटी उतनी ही ज्यादा है। मैं इसको ऐसे लिख दूं अच्छे से। अच्छा, एक मिनट, इसकी यूनिट है बेटा सेकंड इनवर्स। ये जो लैम्डा है ये डिपेंड करता है आपके सब्सटेंस पर। अलग अलग सब्सटेंस का लैम्डा अलग अलग होता है, तो मैं कह सकता हूं कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, और सिर्फ सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। एक्सटर्नल पैरामीटर्स जो है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, उन पर डिपेंड नहीं करता। जो भी आपका न्यूक्लियाई है सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड करता है, उसके अलावा किसी पर डिपेंड नहीं करता। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस डजंट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा, इन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बड़ा इन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो सर किस पर डिपेंड करता है? बड़ा बोल दिया ना, सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपका सब्सटेंस जो है वो हाईली, मैं अलग से लिख दूं, आपका जो सब्सटेंस है वो हाईली रेडियो एक्टिव है। अगर वो हाईली रेडियो एक्टिव है तो ऑब्वियस बात है कि वो फास्टली टूटेगा, और फास्टली अगर टूटेगा तो dN/dt की वैल्यू खूब बड़ी होनी चाहिए, तो लैम्डा बड़े से बड़ा होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर लेस रेडियो एक्टिव है तो लैम्डा की वैल्यू कम होनी चाहिए, और अगर मान लो कि वो रेडियो एक्टिव है ही नहीं, आपका सब्सटेंस तो स्टेबल है, नॉट रेडियो एक्टिव, वो रेडियो एक्टिव ही नहीं है। अरे बेटा अगर रेडियो एक्टिव नहीं है तो टूटेगा ही नहीं, और अगर टूटेगा नहीं तो लैम्डा की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। तो उस केस में आपके लैम्डा की वैल्यू 0 आनी चाहिए। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं। जैसे हम अगर कैलकुलेशन की बात करें तो A इज कन्वर्टिंग इनटू B, और मान लीजिए कि A का डिके कांस्टेंट है लैम्डा। डिके कांस्टेंट हमेशा किसका होगा? टूटने वाले का, बनने वाले का नहीं, टूटने वाले का। तो अगर मैंने कहा कि इस रिएक्शन का डिके कांस्टेंट लैम्डा है, तो मेरे कहने का अर्थ है कि ये जो लैम्डा है ये A का डिके कांस्टेंट है। ठीक है, डिके कांस्टेंट किसका डिफाइन होगा? टूटने वाले का। T इज इक्वल्स टू 0 पर A के नंबर ऑफ पार्टिकल्स बड़ा हम मान लेते हैं n0, और B के हम मान लेते हैं 0। किसी भी टाइम t पर हमने A के नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लिए हैं n, तो B के पार्टिकल्स अपने आप हो गए n0 - n।
हमारा जो रदरफोर्ड सोडिल लॉ था, इट सेज दैट कि dn बाई dt इज ऑफ कोर्स माइनस लेमडा इंटू एन। इस n को नीचे लेके आऊं तो मैं कह सकता हूं कि dn अपॉन n इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा इंटू dt। इंटीग्रेट n मतलब a के पार्टिकल्स की संख्या जब टाइम 0 था तो n नॉट थी। यहां पर इनिशियल लिमिट्स t इज इक्वल्स टू 0 पर a के पार्टिकल्स की संख्या n नॉट, तो किसी भी टाइम t पर n के पार्टिकल्स की संख्या कितनी होगी, तो मैंने t टाइम पर a के पार्टिकल्स की संख्या मान ली है n। आसान सा इंटीग्रेशन है, dn अपॉन n। अच्छा बेटा, लेमडा बाहर क्यों निकाल लिया? लेमडा कांस्टेंट है। लेमडा जो है वो तो एक ही प्रॉपर्टी है, ये टेम्परेचर के साथ प्रेशर के साथ चेंज होने वाली नहीं है, ये फिक्स है, इसे बाहर निकाल लो। टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ, टाइम के साथ लेमडा चेंज नहीं होगा, इसे बाहर निकाल लो। हमारे पास आ गया इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ n। लिमिट कहां से कहां तक बेटा? n नॉट से n, दैट इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा dt का इंटीग्रेशन t की लिमिट कहां से कहां तक? 0 से t। n को n रखा तो मेरे पास आ गया log n माइनस n को n नॉट रखा तो log n नॉट इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा, t को t रखा, t को 0 रखा तो t माइनस 0। अगर मैं log की प्रॉपर्टी लगाऊं, मैं लिख सकता हूं कि log ऑफ n अपॉन n नॉट इज बेसिकली माइनस लेमडा इंटू t। एंड वी कैन से दैट कि किसी भी टाइम पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ a आ गए हैं n नॉट e रेज टू पावर माइनस लेमडा t। इसका मतलब a के पार्टिकल्स की जो संख्या है वो टाइम के साथ लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, टाइम के साथ लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए। ये आपके ए के पार्टिकल्स की संख्या। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए का ग्राफ बनाना है तो आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए t इज इक्वल्स टू 0 रखूंगा तो ऑफ कोर्स ए के पार्टिकल्स की t इज इक्वल्स टू 0 पर संख्या n नॉट थी, और उसके बाद ए के पार्टिकल्स लगातार घटे जा रहे हैं, और ग्राफ बेटा कैसा आना चाहिए? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग वाला आपका कर्व आना चाहिए। ये बेटा इस टी एक्सिस को कहां टच करेगा? इन्फिनिटी पे टच करेगा। इनफाइनाइट टाइम बाद ए के पार्टिकल्स की संख्या घटते घटते 0 होगी, और ए लगातार कन्वर्ट किस में हो रहा है? बी में हो रहा है, तो ऑफ कोर्स ए के पार्टिकल्स की संख्या अगर लगातार घटेगी तो बी के पार्टिकल्स की संख्या लगातार समय के साथ बढ़ेगी। फेयर एनफ। एक बार हम बी के पार्टिकल्स की संख्या को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं बी जो बन रहा है उसके पार्टिकल्स की बात करें तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत में ए के पार्टिकल्स की संख्या थी n नॉट, किसी भी टी टाइम बाद ए के पार्टिकल संख्या हो गई है n, तो कितने ए के पार्टिकल्स टूट गए हैं? तो आप कहोगे सर n नॉट माइनस n, और जितने ए के पार्टिकल्स टूटे हैं उतने तो बी के बने हैं, बी के शुरुआत में 0 थे, तो किसी भी टी टाइम बाद बी के पार्टिकल संख्या है n नॉट माइनस n। तो आप कह सकते हो कि इट इज बेसिकली n नॉट माइनस n नॉट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी, दैट इज इक्वल्स टू n नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी। अगर हमें कोई कहे कि बी के पार्टिकल्स की संख्या का हम ग्राफ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। बी के पार्टिकल्स टाइम के साथ किस तरह से चेंज होंगे देखिएगा। टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पुट करूं तो e रेज टू पावर 0 तो 1 होता है, 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। तो t इज इक्वल्स टू 0 पर b के पार्टिकल्स की संख्या 0 होनी चाहिए बेटा, सवाल में दे रखी थी। फिर जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे बी के पार्टिकल्स की संख्या लगातार बढ़ेगी, ऑफ कोर्स बढ़ेगी। टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर टाइम को इन्फिनिट रखना, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिट, टाइम को जैसे मैंने इन्फिनिट रखा मेरे पास बी के पार्टिकल्स की संख्या आ गई है n नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर, टाइम है इन्फिनिट तो ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिट, दैट इज ऑफ कोर्स n नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर इन्फिनिट। बेटा ई रेज टू पावर इन्फिनिट मतलब ई की वैल्यू होती है 2.7 इन्फिनिट टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फिनिट ही आएगा। 1 अपॉन इन्फिनिट ये वाली टर्म बेटा आपकी क्या हो जाएगी? 0।
और आपके बी के पार्टिकल्स की संख्या ऑफ कोर्स हो जाएगी n नॉट। तो टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर बी के पार्टिकल्स की संख्या n नॉट हो जानी चाहिए, होनी भी चाहिए, क्योंकि टाइम टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट पर आपका जो a है वो टूट टूट कर सारा का सारा b बन चुका है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जिस तरह से a की वैल्यू लगातार घट रही है वैसे ही लगातार b की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, वैसे लगातार b की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। आई होप इट्स ओके। मैं यहां से एक बात और बोलना चाहूंगा, जैसे a वाला जो पार्टिकल है, a वाला जो न्यूक्लियस है, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर इस तरह से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहे हैं तो उसका मास भी इस तरह से एक्सपोनेंशियली लगातार डिक्रीज होना चाहिए। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर t इज इक्वल्स टू 0 पर a का मास अगर m नॉट था तो किसी भी t टाइम पर उसका मास आप लिख सकते हो m नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। समझ गए इस बात को? a के पार्टिकल्स की संख्या अगर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है तो पक्की बात है कि a का जो मास है वो भी तो लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होना चाहिए। है कि नहीं बच्चों? तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो फॉर्मूला आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में याद कर रखा है वही फॉर्मूला आप मास में भी याद कर सकते हो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए अगर लगातार डिक्रीज हो रहे हैं तो उसका मास भी लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो सकता है। यू कैन रिमेंबर इट। एक बात और, अब कोई मुझसे ये पूछ ले कि सर एक्टिविटी ऑफ ए के बारे में क्या कहना है आपका? ए की जो एक्टिविटी है उसके बारे में क्या कहना है? एक्टिविटी कहीं आप भूले तो नहीं? एक्टिविटी मतलब ए के टूटने की दर। तो आप कहोगे सर ए की एक्टिविटी हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। ए की एक्टिविटी को मैं ए लिख दूं एक बार के लिए, ये हमने डिफाइन कर रखी है माइनस dn बाई dt एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू लैम्डा इंटू n। आपके पार्टिकल्स के टूटने की जो संख्या है वो आपके पार्टिकल्स की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपके पार्टिकल्स लगातार अगर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहे हैं तो आपके टूटने की जो रेट है, टूटने की जो दर है वो भी तो लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होनी चाहिए। तो आप कह सकते हो कि एक्टिविटी जो है इट इज लैम्डा टाइम्स, किसी भी टाइम पर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे? n नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो आप कह सकते हो कि एक्टिविटी जो है वो लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ए के पार्टिकल्स की संख्या लगातार अगर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है तो एक्टिविटी भी लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी, क्योंकि जो भी एक्टिविटी है, जो भी टूटने की दर है वो आपके पार्टिकल्स की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या आप कह सकते हो कि t इज इक्वल्स टू 0 पर एक्टिविटी है। आप कह सकते हो कि t इज इक्वल्स टू 0 पर आपकी जो एक्टिविटी है वो लैम्डा टाइम्स n नॉट है, और उसके बाद लगातार आपकी एक्टिविटी घटे जा रही है। और कैसे घट रही है? अरे भाई एक्सपोनेंशियली घट रही है। जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट रहे हैं ए के, वैसे आपकी ए की एक्टिविटी भी लगातार घटे जा रही है। सो कोई मुझसे पूछ ले कि एक्टिविटी का क्या ग्राफ बनाओगे, तो मैं कहूंगा कि एक्टिविटी का ग्राफ समय के साथ ऐसा होगा, t इज इक्वल्स टू 0 पर ए के पार्टिकल्स खूब सारे थे तो एक्टिविटी भी खूब सारी थी। फिर ए के पार्टिकल्स की संख्या घटती गई तो उसके टूटने की दर भी लगातार, मतलब टूटने की रेट भी लगातार घटती गई, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट रहे थे एक्सपोनेंशियली, तो ऑफ कोर्स हमारी एक्टिविटी भी घटेगी। कैसे? एक्सपोनेंशियली हमारी एक्टिविटी लगातार कम होती गई। ये हमारी एक्टिविटी है। तो किसी भी टाइम पर आप कह सकते हो कि सर एक्टिविटी इज, अगर मैं इसको इनिशियल एक्टिविटी कह दूं, ए नॉट लिख दूं इसको, इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। अगर इनिशियल एक्टिविटी ए नॉट है तो आप कह सकते हो किसी भी टाइम पर आपकी एक्टिविटी है ए नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। ये है आपके किसी भी टाइम पर एक्टिविटी। आई होप इट्स ओके। तो आप याद कर सकते हो कि ए के पार्टिकल्स, बी के पार्टिकल्स की संख्या कैसे कैसे समय के साथ वेरी कर रही है। बड़ा इस पूरे को लिख लीजिए। आगे चलिए, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। नई बात नहीं बेटा, ठीक है, इसी बात को ही थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ा।
चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज हाफ लाइफ। सुनिए बेटा, हमने जो एग्जांपल लिया उसमें a वाज कन्वर्टिंग इनटू b और t इज इक्वल्स टू 0 पर a के पार्टिकल की संख्या n0 थी और b के पार्टिकल की संख्या 0 थी। किसी भी टाइम पर a के पार्टिकल संख्या n थी और बेटा ऑफ कोर्स b के पार्टिकल संख्या n0 माइनस n। हाफ लाइफ इज द टाइम इन विच a के पार्टिकल्स की संख्या n0 से घटकर n0 बाई 2 हो जाएगी, n0 से घटकर n0 बाई 2 हो जाएगी। सो आप कह सकते हो बेटा हाफ लाइफ को हम लोग ऐसे t हाफ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इट इज द टाइम in which number of active nuclei will become half of initial, will become half of initial, ठीक है। अब सुनना, कितने टाइम में a के पार्टिकल्स घटकर इनिशियल के हाफ हो जाएंगे। तो आप कहोगे कि सर किसी भी टाइम पर a के पार्टिकल्स की संख्या है n0 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t। मुझे a के पार्टिकल्स की संख्या चाहिए n0 बाई 2। तो n0 बाई 2 किस टाइम पर होगा, उसी टाइम को हम हाफ लाइफ बोल देंगे। इस टाइम को बेटा हम हाफ लाइफ बोल देंगे। ये सिर्फ नोटेशन के लिए हाफ है बेटा, ठीक है। ये हाफ मैंने सिर्फ नोटेशन के लगा रखे। n0 से n0 कैंसिल हो गया, दोनों तरफ log लो, मेरे पास आ गया log ऑफ हाफ इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा टी हाफ। आप इसे भी लिख सकते हो कि ln2 इज लेमडा टाइम्स टी हाफ। और हमारे पास हाफ लाइफ का कितना बढ़िया सा फॉर्मूला आ गया, दैट इज ln2 अपॉन लेमडा। ln2 इज याद रख सकते हो बेटा 0.693, इट इज नेचुरल लॉग, इट्स वैल्यू इज 0.693 अपॉन लेमडा। हाफ लाइफ जो है वो बेटा आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये हमें याद भी रखना है, ये हमें याद भी रखना है। ये हमारा हाफ लाइफ है। हमारा सब्सटेंस जितना ज्यादा रेडियो एक्टिव होगा, जितना ज्यादा रेडियो एक्टिव होगा, याद कीजिए बेटा उसका लैम्डा उतना ही बड़ा होगा। लैम्डा जितना बड़ा होगा टी हाफ उतना ही छोटा होगा। होना भी तो चाहिए, टी हाफ उतना छोटा होगा मतलब वो उतनी ही फास्टली उसकी संख्याएं हाफ हो जाएंगी। हाफ क्यों जाएंगी, क्योंकि वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, डी में। तो हमारा ए मान लीजिए कि बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है। अगर वो बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है तो उसका लैम्डा बड़ा है। लैम्डा बड़ा है मतलब टी हाफ छोटा है, मतलब वो कम समय के अंदर ही अपनी वैल्यू को आधा कर लेगा, अपनी वैल्यू को आधा कर लेगा। दिस इज योर हाफ लाइफ बेटा, दिस इज योर हाफ लाइफ। ये बेटा आपका हाफ लाइफ। फेयर इनफ। जितने टाइम में आपके नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई आधे हो जाए बेटा उस टाइम को हम बोलेंगे हाफ लाइफ। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शंस में खास बात होती है कि उनमें हर फ्रैक्शन चेंज जो है वो बराबर बराबर समय लेता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अलग अलग चैप्टर्स के अंदर कि पहले हाफ होने में जितना टाइम लगेगा अगला हाफ होने में भी उतना ही टाइम लेगा, अगला हाफ होने में भी उतना ही टाइम लेगा। तो आप कह सकते हो कि अगर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई शुरुआत में n0 है तो एक हाफ लाइफ बाद नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई n0 बाई 2 हो जाएंगे। इसके एक हाफ लाइफ बाद नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई n0 बाई 4 हो जाएंगे और इसके एक हाफ लाइफ बाद नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई n0 बाई 8 हो जाएंगे और इसके एक हाफ लाइफ बाद नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई n0 बाई 16 हो जाएंगे एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इट मेक सेंस, इट मेक सेंस है कि नहीं बेटा? ठीक है ना? आप कह सकते हो कि हर बराबर बराबर टाइम के अंदर बराबर बराबर फ्रैक्शन चेंज आता है अगर एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है
तो अगर एक हाफ लाइफ के अंदर अगर एन नॉट बाई 2 आए तो अगले हाफ लाइफ में एन नॉट बाई 4 हो जाएगा, उतना ही हाफ लाइफ में एन नॉट बाई 8 हो जाएगा, एंड सो ऑन। मान लीजिए कि आपका जो टाइम है वो n टाइम्स हाफ लाइफ है, बट हमने टी हाफ छोटा लिख देता हूं, एक ही बात, n टाइम्स हाफ लाइफ, n टाइम्स हाफ लाइफ है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि अगर t इज इक्वल्स टू 0 पर आपके a के पार्टिकल्स की संख्या अगर n0 थी, तो अब t टाइम बाद आपके a के पार्टिकल्स की संख्या अगर 1 हाफ लाइफ होता तो n0 अपॉन 2 होता, अगर n की वैल्यू 2 होती तो ऑफ कोर्स 2 हाफ लाइफ गुजर चुके होते तो n0 बाई 4 होता, अगर 3 हाफ लाइफ होते तो n0 अपॉन 8 होता, 4 हाफ लाइफ होते तो n0 अपॉन 16 होता, और अगर n हाफ लाइफ होंगे तो n0 अपॉन 2 रेज टू पावर n होगा। चेक कर लो बेटा, एक हाफ लाइफ हो गया तो n0 अपॉन 2 रेज टू पावर 1, 2 हाफ लाइफ हो चुके हैं शुरू से लेकर अब तक तो n0 अपॉन 2 रेज टू पावर 3, 3 हाफ लाइफ हो चुके हैं शुरुआत से लेकर तो n0 अपॉन 2 रेज टू पावर 3, और अगर 4 हाफ लाइफ हो चुके तो n0 अपॉन 2 रेज टू पावर 16। तो हर एक हाफ लाइफ में जितना था उसका हाफ हो रहा है, हाफ हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो n हाफ लाइफ बाद कितना हो जाएगा, n0 अपॉन डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, कितने टाइम्स डिवाइड बाई 2, n टाइम्स। तो आप कह सकते हो कि एक की जो संख्या है वो n0 अपॉन 2 रेज टू पावर n होगी, और इससे मैं एक अल्टरनेट फॉर्म और बोल रहा हूं, और वो अल्टरनेट फॉर्म ये है कि a के पार्टिकल्स की संख्या आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि a के पार्टिकल्स शुरुआत में कितने थे, अपॉन 2 रेज टू पावर n, n कैन बी रिटन एज कितना टाइम हुआ है डिवाइड बाई आपका हाफ लाइफ। ये आपकी एक अल्टरनेट फॉर्म और आ गई है इक्वेशन की। ये बड़ा हमारे पास एक अल्टरनेट फॉर्म आ गई है इक्वेशन की, n0 अपॉन 2 रेज टू पावर t अपॉन t हाफ, t मतलब उस टाइम तक कितने, जिस टाइम तक आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने वो डिवाइड बाई t हाफ। ये आपके पास बेटा अल्टरनेट फॉर्म। मैं यहां से एक बात और बोलूंगा बेटा, सुनना, अगर आपके हाफ लाइफ में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या हाफ हो गई है तो एक्टिविटी भी हाफ होनी चाहिए, क्योंकि एक्टिविटी भी जो है वो भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हाफ हो रहे हैं तो एक्टिविटी भी आपकी हाफ होनी चाहिए। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक्टिविटी इज इनिशियल एक्टिविटी इनटू e रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। मैं फिर से कह सकता हूं कि वो टाइम जिस टाइम के अंदर एक्टिविटी इनिशियल एक्टिविटी की हाफ हो जाए उसका हम हाफ लाइफ कह देंगे। तो बेटा अगेन मैं इस एक्टिविटी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू पावर टाइम को मैं टी हाफ लिख देता हूं, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, बेटा वही आपका टी हाफ वापस से आ जाएगा। तो आप कह सकते हो अगर आपका टाइम टी हाफ के बराबर हुआ तो ऐसे केस में आपकी जो एक्टिविटी है वो ए नॉट से चेंज होकर बेटा कितनी हो जाएगी, ए नॉट बाई 2। तो मैं फिर से बोलूं, अगर शुरुआत में एक्टिविटी ए नॉट है तो एक हाफ लाइफ बाद जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाफ हो जाएंगे तो आपकी एक्टिविटी भी हाफ हो जाएगी। एक हाफ लाइफ और टाइम बाद आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके भी हाफ हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स ये ए नॉट बाई 4 हो जाएगी। इसके एक हाफ लाइफ बाद इस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके भी हाफ हो जाएंगे तो एक्टिविटी भी इसकी हाफ हो जाएगी। इसके एक हाफ लाइफ बाद जब आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके भी हाफ हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपकी एक्टिविटी भी हाफ हो जाएगी। और ऐसे हर एक एक हाफ लाइफ बाद, एक एक हाफ लाइफ बाद अगर एक्टिविटी हाफ 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 हो रही है तो n हाफ लाइव्स के बाद, मतलब जब टाइम की वैल्यू n टाइम्स हाफ लाइव्स हो जाएगी उस टाइम पर आपकी जो एक्टिविटी होगी वो हो जाएगी जितनी आपकी इनिशियल एक्टिविटी थी दैट डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर n, दैट इज ए नॉट
अपॉन 2n, n को हम क्या लिख सकते हैं, कितना टाइम हुआ डिवाइड बाई हाफ लाइफ, डिवाइड बाई हाफ लाइफ। तो जो फॉर्मूला बेटा आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल का है बेटा, वही फॉर्मूला आपके एक्टिविटी का भी है। जो फॉर्मूला आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स का बेटा, वही फॉर्मूला आपकी एक्टिविटी का, सेम फॉर्मूला है। मैं एक बार इस बात को ग्राफ से भी बताना चाहता हूं, हालांकि मुझे लगता है कि मैंने इस पर काफी सारा समय बिता दिया, बहुत ही आसान सी बात थी, बट चलिए बेटा सुन लीजिए। सुनना, अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए की बात करूं, तो ए के पार्टिकल्स शुरुआत में n0 थे और वो लगातार इस तरह से एक्सपोनेंशियली घट रहे थे। एक हाफ लाइफ बाद ए के पार्टिकल्स घटकर हो गए n0/2। दो हाफ लाइफ बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक के घटकर हो गए n0/4। तीन हाफ लाइफ बाद ए के पार्टिकल्स घटकर हो गए हैं n0/8 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर एक्टिविटी की बात करूं तो सेम बात बेटा एक्टिविटी में है। एक्टिविटी जो शुरुआत में आपकी लैम्डा n0 थी या फिर a0 थी, वो लगातार बेटा एक्सपोनेंशियली घट रही है। एक हाफ लाइफ में अगर ये a0/2 हुई है, तो दो हाफ लाइफ में ये a0/4 हुई है, तो ये तीन हाफ लाइफ में a0/8 हुई। ठीक है बच्चों, अब ऐसे में एक IIT JEE एडवांस का सवाल है, मैं एग्जैक्टली उसकी बेटा लैंग्वेज तो याद नहीं मेरे को। एक रूम है, उस रूम के अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पड़ा है, ठीक है, और वो लगातार अपने अंदर से रेडिएशंस निकाल रहा है। ठीक है, रेडिएशंस की जो एक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई इंसान अगर अंदर एंटर कर जाए, तो ये रेडिएशंस उसकी स्किन को, उसके आइज को हार्म कर सकती है। और ऐसा लिखा हुआ था सवाल के अंदर कि इंसान जितनी रेडिएशंस झेल सकता है उससे 32 गुना, उससे 32 टाइम्स रेडिएशन इस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से लगातार निकल रही है। और इस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का जो हाफ लाइफ है वो सवाल में मुझे 2 आवर्स दे रखा है। लेट मी रिपीट द स्टेटमेंट वंस अगेन। एक रूम है, उसमें रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ 2 घंटे है। इस टाइम पर इसमें से जो रेडिएशंस निकल रही हैं उसकी एक्टिविटी जो है वो इंसान जितनी रेडिएशंस झेल सकता है उससे 32 टाइम्स ज्यादा है, 32 टाइम्स है। कितने टाइम बाद इस रूम में जाना सेफ रहेगा? कितने टाइम बाद इस रूम में जाना सेफ रहेगा? तो इसका मतलब ये हो गया कि इस टाइम पर अगर मान लीजिए कि इसमें से अगर एक्टिविटी A0 है तो हमारा शरीर जो है वो इतनी एक्टिविटी की अगर रेडिएशंस गिरी तो वो झेल नहीं पाएगा। सवाल के हिसाब से हमारा शरीर तो बेटा सिर्फ और सिर्फ A0/32 एक्टिविटी ही झेल पाएगा। और हम जानते हैं कि एक्टिविटी लगातार घटेगी। क्यों? क्योंकि ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लगातार टूट रहा है तो इसकी संख्या लगातार घट रही है, इसकी संख्या लगातार घट रही है तो इसकी एक्टिविटी लगातार घट रही है। तो इसकी एक्टिविटी हमेशा A0 तो नहीं रहेगी, कभी ना कभी घटेगी और कभी ना कभी घटकर A0/32 भी होगी। और जैसे A0/32 होगी तब हम एंटर कर जाएंगे। A0/32 कब होगी? मेरे बच्चे बोलेंगे सर फॉर्मूले के हिसाब से A0/32 होगी A0/2n।
2⁻n इज इक्वल्स टू 32। बेटा n की वैल्यू शायद 5 आ गई होगी, मतलब 5 हाफ लाइफ बाद, 5 हाफ लाइफ के बाद। एक हाफ लाइफ कितनी है? 2 घंटे की। तो 5 हाफ लाइफ कितने बाद, कितनी देर बाद आएगी? 10 घंटे बाद। हम 10 घंटे बाद बड़े आराम से एंटर कर सकते हैं, हम 10 घंटे बाद बड़े आराम से एंटर कर सकते हैं, फिर मेरे को दिक्कत नहीं है। आई होप समझ गए। 1 घंटे बाद इसकी एक्टिविटी, सॉरी 2 घंटे बाद, मतलब एक हाफ लाइफ बाद इसकी एक्टिविटी a0/2 हो जाएगी। 4 घंटे बाद a0/4, 6 घंटे बाद a0/8, 8 घंटे बाद a0/16 और 10 घंटे बाद a0/32। और a0/32 सवाल के हिसाब से मैं दे रखी है कि जितनी एक्टिविटी है उसकी बाई 32 ही झेल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं झेल सकते हो। तो जैसे a0/32 होगी हम उस टाइम पर रूम में बड़े आराम से एंटर कर सकते हैं। ये जेई एडवांस का सवाल है, IIT एडवांस का सवाल है, ठीक है। ऐसे पेन वैन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, वैल्यूज़ में डिफर, बट वैल्यूज़ ऐसी थी कि हमें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं थी। आई होप इट्स ओके। आगे चलिए बच्चा, बेटा ये तो बात आई हाफ लाइफ की। वैसे ही बेटा मेरे पास एक और टर्म है, वो भी हमें आनी चाहिए। उसके बाद हम सवाल करते हैं, उसके बाद बेटा हमें खूब सारे सवाल करने, दैट इज मीन लाइफ या फिर एवरेज लाइफ। मीन लाइफ या फिर एवरेज लाइफ, इट इज डिफरेंट। बेटा इसका फॉर्मूला हम निकालेंगे, ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी, डीके कांस्टेंट है लैम्डा, टी इज इक्वल्स टू 0 पर ए के पार्टिकल संख्या है n0 और बी के पार्टिकल संख्या है 0। मीन लाइफ का बेटा अर्थ क्या है सुनिएगा। मान लीजिए कि एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं और मुझे इनकी एवरेज एज निकालनी है। तो एवरेज एज निकालना तो बहुत आसान है, एवरेज एज निकालना तो बहुत आसान है। 30 बच्चों में से मान लो बेटा 5 बच्चे हैं 15 साल के, 6 बच्चे हैं बेटा मान लीजिए 16 साल के, 7 बच्चे हैं, ऐसे ऐसे करके बेटा ऊपर जोड़ते जाओ, डिवाइड बाय कितने स्टूडेंट? 30, आ जाएगा आंसर। एवरेज एज निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन हमें मान लो मैं आपसे पूछूं कि इन 30 स्टूडेंट्स की एवरेज एज नहीं निकालनी, एवरेज लाइफ निकालनी। सर ये एवरेज लाइफ का मतलब क्या हुआ? बेटा एवरेज लाइफ का मतलब ये हुआ कि ये जो 30 बच्चे हैं ये कितने साल तक जिएंगे, उन सालों का एवरेज निकालना है। तो पहली बात तो ये एवरेज वो इंसान निकाल पाएगा जो इन सबसे ज़्यादा जिएगा, ठीक है। तो इन 30 बच्चों की एवरेज अगर मुझे लाइफ निकालनी है तो मैं क्या करूँगा कि पहले ऑफ कोर्स नोटिस करूँगा कि ये बच्चे बड़ा बड़े हुए, बूढ़े हुए, उसका तो उनकी डेथ किस किस एज पे जाके हुई। मान लेते हैं कि ना 2 बच्चे जो हैं वो बड़े होकर 60 ईयर्स पर आके उनकी डेथ हुई, लेट्स से। 3 बच्चे ऐसे हैं जो 61 ईयर्स के होके मरे, बड़ा इसी तरह से प्लस 4 बच्चे ऐसे हैं जो 62 ईयर्स के होके मरे, बड़ा फिर मान लीजिए 2 बच्चे ऐसे हैं जो 63 ईयर्स के होके मरे, प्लस 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 बड़ा मान लीजिए कि एक बच्चा ऐसा है जो 100 साल का होके उसकी डेथ हुई, डिवाइड बाय 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसे निकालेंगे एवरेज लाइफ, एवरेज एज नहीं, एवरेज लाइफ। तो 30 बच्चे हैं और अगर मुझे उनकी एवरेज लाइफ निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ऊपर वो कितने साल जिए हैं वो निकालो। कितने साल जिए वो कैसे निकालूंगा? 60 साल तक कितने बच्चे जिए, 61 साल तक। भाई एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हो? 60 नंबर कितने बच्चों के हैं, 61 नंबर कितने बच्चों के हैं, 62 नंबर कितने बच्चों के हैं, 63 नंबर कितने बच्चों के हैं, 100 नंबर कितने बच्चों के हैं, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बच्चे। एवरेज लाइफ निकालनी होगी तो 61 साल तक कितने बच्चों की डेथ हुई? 3 की। 62 साल जीकर कितने बच्चों की डेथ हुई? 4 की। 63 साल तक जीकर कितने बच्चों की डेथ हुई? 2 की। सब ऊपर बेटा ईयर्स लिख दूंगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे बेटा हम यहां पर भी करने वाले हैं। किसी टाइम t पर a के पार्टिकल्स की संख्या हो गई है a, b के पार्टिकल्स की संख्या हो गई है, और t प्लस dt पर a के पार्टिकल संख्या हो गई है n प्लस dn, और b के पार्टिकल्स हो गए ऑफ कोर्स
अब देखना, इस छोटे से dt टाइम इंटरवल के अंदर -dn नंबर ऑफ पार्टिकल मर गए, डिके हो गए। यहां से यहां तक ए के पार्टिकल्स की संख्या कितनी चेंज हुई है? तो आप बोलोगे सर यहां से तक पार्टिकल संख्या चेंज हुई है dn, मतलब -dn नंबर ऑफ पार्टिकल मर गए हैं, टूट गए हैं। सर माइनस क्यों बोल रहे हो बेटा? ये जो dn है आप खुद नेगेटिव है, मैं आपको बार बार बोल चुका हूं। -dn नंबर ऑफ पार्टिकल टूटकर मर चुके हैं, लेकिन ये मरे कब हैं? टी टाइम जी कर। कब मरे हैं? टी टाइम पर मरे हैं, टी टाइम तक जी कर मरे हैं, टी टाइम तक जी कर मरे हैं। -dn इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई which lived for time t and then decayed। -dn वो पार्टिकल्स की संख्या है जो टी टाइम पर मरे हैं, मतलब वो टी टाइम तक जिए और फिर टी टाइम पर मरे हैं। ठीक है, अगर मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज लाइफ निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? क्या करूंगा? कितने बच्चे, कितने बच्चे -dn बच्चे मल्टीप्लाइड बाई कितने साल तक जिए, कितने साल तक जिए? dt टाइम तक, सॉरी टी टाइम तक। -dn है बच्चों की संख्या, यहां पर -dn है न्यूक्लियाई की संख्या, मल्टीप्लाइड बाई कितने टाइम तक जिए, टी टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सब जोड़ लिया। जोड़ना ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नीचे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, नीचे तो n नॉट ही आएगा, नीचे तो n नॉट ही आएगा, ऊपर आएगा। आई रियली होप ये वाली बात समझ होंगे। -dn क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो टी टाइम तक जिए हैं, मल्टीप्लाइड बाय ऑफ कोर्स कितने टाइम तक जिए हैं और जिस टाइम पर मरे हैं वो टाइम। जिस तरह से 2 बच्चे 60 साल तक जिए, 3 बच्चे 61 साल तक जिए, ये बच्चों की संख्या, ये उनका टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे तो एवरेज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? अब हमारा काम बन गया। सर dn कैसे निकालोगे? बड़ा वेरी सिंपल, n इज इक्वल्स टू n नॉट e रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। dn कैन बी रिटन एज, बड़ा डिफरेंशिएट करना, माइनस लैम्डा n नॉट e रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। और रखना बेटा इसको -dn रखना था तो माइनस माइनस कैंसिल, लैम्डा n नॉट ई रेस्ट, ओहो बड़ा dt भी आएगा, -n नॉट ई रेस्ट टू पावर माइनस लैम्डा टी, टी बेटा है इंटू डी टी अपॉन n नॉट। n नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा, कैंसिल हो जाएगा। टी को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? ऑफ कोर्स बड़ा जीरो से लेकर तब तक जब तक ए के पार्टिकल्स रहेंगे। ए के पार्टिकल्स कब तक रहेंगे? इनफाइनाइट टाइम तक रहेंगे। इंटीग्रेट कर दीजिए, मेरे पास आ गया लैम्डा, तो बेटा बाहर आ गया, टी इंटू ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी। बेटा इट कैन बी इंटीग्रेटेड बाई पार्ट्स रूल। बेटा इसको आप बड़े आराम से बाई पार्ट्स से इंटीग्रेट कर सकते हो। आई होप यू नो बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे बेटा इट विल बी माइनस टी अपॉन लैम्डा ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी प्लस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी। बेटा कहां से कहां तक करना है? 0 से इन्फिनिटी। हालांकि बेटा इसमें लिमिट्स का, बाई पार्ट्स का, सबका अच्छा खासा यूज है, बट स्टिल बेटा मैं हल्का फुल्का तो बता ही रहा हूं। आप इसको कह सकते हो कि टी एवरेज या टी मीन इक्वल्स टू, बेटा ये एक लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस टी ई रेज टू पावर माइनस टी
प्लस 1/λ², कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी। पहले बड़ा इन्फिनिट पुट करो, करता बड़ा इन्फिनिट पुट करता हूँ, फिर 0 पुट करते हैं। बड़ा टी को इन्फिनिट करना, -∞ अपॉन e⁻⁻λ टाइम्स इन्फिनिट प्लस 1/λ² e⁻⁻λ टाइम्स इन्फिनिट, नीचे आएगा तो बड़ा ये कैंसिल, माइनस 0 पुट करना बेटा टाइम को बड़ा 0 पुट किया तो ये वाला तो 0 प्लस 1/λ², लैम्डा तो बड़ा हटे क्या लैम्डा, तो बड़ा यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा, बड़ा यहां माइनस आएगा, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस आएगा। अगेन बेटा इन्फिनिटी अपॉन e⁻⁻λ टाइम्स इन्फिनिटी, बट आई रियली होप यू नो दैट कि x अपॉन e⁻x, बड़ा दिस टर्म विल बी टेंडिंग टुवर्ड 0, लैम्डा टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिट, बड़ा जी दिस टर्म विल बी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिट, 1/∞ विल बी 0, बड़ा माइनस माइनस, अरे बड़ा एक लैम्डा तो कैंसिल हो गया था, वापस से लिख दिया, वो लैम्डा बड़ा कैंसिल हो गया था, और ये बड़ा e⁻0 इज बड़ा ऑफ कोर्स 1, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस बड़ा प्लस, दैट कम्स आउट बी 1/λ, ये बड़ा आपका 1/λ। मैं बेटा पहले बोल दूं कि मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स की 2-3 बातें यूज की हैं। पहली बात ये कि ऑफ कोर्स बाई पार्ट्स रूल है ना, ठीक है बेटा, ऐसे याद भी कर सकते हो, आपको याद भी होगा। दूसरी बात बेटा मैंने यहाँ पर ये यूज की कि बेटा x अपॉन e⁻ सम कांस्टेंट इनटू x, बेटा दिस टर्म विल बी टेंडिंग टुवर्ड 0 इफ x इज टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट। ये 2 बातें मैंने यूज कर रखी हैं। इन सबसे कुल मिलाकर मेरे पास आया है कि एवरेज लाइफ या मीन लाइफ इज 1/λ। तो आप कह सकते हो कि एवरेज लाइफ या फिर मीन लाइफ इज 1/λ। अच्छा पॉइंट है, याद रखना चाहो बेटा, याद रख सकते हो कि एवरेज लाइफ या फिर मीन लाइफ जो है 1/λ है। यहां पर आप ये भी याद कर सकते हो कि हमारी जो मीन लाइफ हाफ लाइफ थी वो 0.693/λ थी, और आपकी जो एवरेज लाइफ है वो बेटा 1/λ है। इससे आप ये याद रख सकते हो कि हाफ लाइफ अपॉन अपनी एवरेज लाइफ या फिर मीन लाइफ, इनका जो रेशो है वो अगर याद रखना चाहो तो इट इज 0.693। तो एक अच्छा पॉइंट और ये आपके पास कि हाफ लाइफ इज 0.693 टाइम्स एवरेज लाइफ। बड़ा एवरेज लाइफ बोलना या मीन लाइफ बोलना एक ही बात है। डेरिवेशन जरूर थोड़ी सी मैथमेटिकल थी, लेकिन आपको तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। आई होप बेटा आप फॉर्मूला तो याद रख ही लोगे। आई होप इट विल वर्क। आगे चलते एक एग्जाम्पल करते हैं। द नंबर ऑफ यूरेनियम 238 इन एन एंशिएंट रॉक is 1/3 of the lead-206 atoms. ठीक है। The half-life of uranium 238 decays 4.5 into 10⁻⁹ years. Assuming that lead-206 is formed by decay of uranium 238, find age of the rock. करते हैं कोशिश, पहले सवाल को समझते हैं। The number of uranium 238 in an ancient rock. अरे यार, ये तो एंशिएंट रॉक तो सवाल में लिखा हुआ था, ऐसे में लिख दिया। बाकी तो ऑब्वियस बात है कि रॉक तो एंशिएंट ही होती होगी, है ना। कोई रॉक जस्ट आउट ऑफ द ओवन तो होती नहीं होगी, एंशिएंट ही होती है रॉक तो। बट ठीक है, सवाल में लिखा होता है, ऐसे में लिख दिया है ना, इसको बहुत ज़्यादा ऐसे ठीक है, देख लेना। द नंबर ऑफ यूरेनियम 238
इज 1/3 ऑफ लेड 206। मतलब उस रॉक के अंदर लेड है और यूरेनियम है, और जो यूरेनियम है वो लेड का 1/3 है, ये सवाल में गिवन है। ठीक है, यूरेनियम लगातार डिके कर रहे हैं, ये सवाल में बोल रखा है, और उसका हाफ लाइफ ये है, मतलब हर 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स में वो अपना हाफ हो जाता है, और वो हाफ होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है? लेड में। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सवाल में लिखा हुआ है। अज्यूमिंग दैट लेड 206 इज फॉर्म्ड बाय डिके ऑफ यूरेनियम 238। आपको ये अज्यूम करना है कि जो भी लेड बना है वो यूरेनियम के टूटने से ही बना है। तो फाइंड द एज ऑफ द रॉक कितने साल पुरानी, ये बताना है। तो करते बेटा सॉल्व। ये तो बहुत ही ट्रिवियल सा, आसान सा सवाल हो गया। हमारी जो भी रॉक है वो हम जानते हैं कि शुरुआत के अंदर सवाल के हिसाब से अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम 238 की ही बनी हुई थी। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि, मैं नहीं बोल रहा हूं, सवाल में लिखा हुआ है कि यूरेनियम जो है वो लेड का सिर्फ और सिर्फ 1/3 रह गया। इसका मतलब जरूर ऐसा हो गया कि ये यूरेनियम है, ये लेड है, ये लेड है और ये लेड है। समझिए इस बात को कि पहले पूरा यूरेनियम था, अब यूरेनियम सिर्फ और सिर्फ जितना था उसका 1/4 रह गया, बाकी 3/4 हिस्सा किसका हो गया? लेड का हो गया। और ये लेड किससे बना है? वही यूरेनियम लगातार टूटता गया, टूटता गया, टूटता गया और लेड में कन्वर्ट होता गया। और जैसा मुझे बता रखा है कि यूरेनियम इज 1/3 ऑफ द लेड, ऐसा सवाल के अंदर दिया हुआ है। इसका मतलब ये मान लेना कि एक्चुअल रॉक के अंदर यहां लेड बन जाएगा, यहां लेड बन जाएगा, यहां लेड बन जाएगा। मैं आपको लिखा चुका हूं, ये वाली बात नोट्स में लिखा चुका हूं कि कहां कहां लेड बनता है वो जस्ट मैटर ऑफ चांस है। यहां भी लेड बन सकता है, यहां ही बन सकता है, यहां ही बन सकता है। तो वो हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप मान सकते हो। ऐसा नहीं कि यहां लेड बनेगा, यहां यूरेनियम, ऐसा नहीं है। हर जगह बराबर से बनेगा, सिर्फ दिखाने के लिए मैंने ऐसा दिखा दिया। तो 1/3 लेड का 1/3 यूरेनियम है, बाकी ऑफ कोर्स आपका लेड है। ठीक बेटा, मुझसे पूछा है कितनी हाफ लाइफ हो चुकी। बहुत सिंपल है, इसमें अगर देखो तो यूरेनियम के अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर n0 है तो अब यूरेनियम के नंबर ऑफ पार्टिकल्स n0 नहीं है बल्कि उसका 1/4 है, क्योंकि 3/4 तो कौन है? लेड है। तो यूरेनियम की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने? n0/4। आप कह सकते हो कि एक हाफ लाइफ के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स n0/2 हो जाते हैं। 2 हाफ लाइफ के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स n0/2⁴, सॉरी n0/2⁴ मतलब n0/4 हो जाते हैं। इसका मतलब कितने हाफ लाइफ हो चुके हैं? आपका सर 2 हाफ लाइफ हो चुके हैं। एक हाफ लाइफ के अंदर आधा यूरेनियम लेड में बन जाएगा और अगले हाफ लाइफ में जितना बचा था उसका बाकी लेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एक हाफ लाइफ बाद ही यूरेनियम का आधा किस में कन्वर्ट हो गया? लेड में। और बाकी आधे हाफ लाइफ में जितना यूरेनियम बचा था उसका हाफ फिर से कन्वर्ट किस में हो गया? लेड में। 1/4 क्या बच गया आपका? यूरेनियम। इट मीन्स दैट हमारा जो टाइम है वो 2 टाइम्स हाफ लाइफ है। एंड वी कैन इजीली से कि बड़ा ये जो रॉक है ये 2 टाइम्स 4.5 इंटू 10⁻⁹ मतलब 9 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स पुरानी। इतनी सी बात, इतनी सी बात। आई होप इट्स ओके। आगे चलते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल और करते हैं। एक कॉपर का आइसोटोप है Cu64, इसका डिके कांस्टेंट गिवन है। हमसे पूछा गया फाइंड एक्टिविटी ऑफ 1 माइक्रोग्राम, बड़ा म्यूजी मतलब माइक्रोग्राम ऑफ कॉपर 64। कॉपर 64 का मोलर मास मुझे गिवन है 63.5 ग्राम्स पर मोल। ये जो एक्टिविटी है ये आप डीपीएस में, रदरफोर्ड में और क्यूरी में, तीनों में आंसर में लिखना। ठीक, सिंपल सवाल है, सिर्फ एक्टिविटी का फॉर्मूले का सवाल है। तो चलिए बेटा करते हैं। कॉपर है, लैम्डा गिवन है और मुझसे पूछा है कि 1 माइक्रोग्राम जो कॉपर है उसकी एक्टिविटी क्या होगी। वी नो दैट की एक्टिविटी इज सिंपली डिके कांस्टेंट इनटू n इज ऑफ कोर्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कि आखिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? आप कहोगे कि सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए सीधा सीधा तरीका आता था। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज सिंपली नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर
नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू बेटा ऑफ कोर्स एवोगैड्रो नंबर। मास कितना है? 1 माइक्रोग्राम कॉपर की बात हो रही है। 1 माइक्रोग्राम मतलब 10⁻⁻6 ग्राम। मोलर मास कितना है? 63.5 ग्राम। ग्राम ग्राम क्या हो गया? कैंसिल। इसलिए आप चाहे केजी में लिखो चाहे ग्राम में लिखो वो कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाइड विथ एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर इज बड़ा कितना होता है एवोगैड्रो नंबर? एवोगैड्रो नंबर इज 6.023 इंटू 10⁻23। तो हमारे पास इसका जो डिके कांस्टेंट है, सॉरी बेटा, वो गिवन है, दैट इज कितना था? 1.516 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज ऑफ कोर्स 10⁻⁻6 अपॉन 63.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अगर बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा इसकी रफली बेटा वैल्यू 1.43 इंटू 10⁻11 आती है। ये जो आंसर आया बेटा हमारे पास ये डीपीएस में है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ये हमारी एसआई यूनिट है। अगर आपको इसको रदरफोर्ड में चाहिए तो आप कह सकते हो कि रदरफोर्ड में इसका आंसर होगा 1.43 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई 10⁻6, क्योंकि 10⁻6 डीपीएस जो था वो 1 रदरफोर्ड के बराबर था। तो आप कह सकते हो कि इतने रदरफोर्ड आपका आंसर है। या फिर आप कह दो सर क्यूरी में आंसर चाहिए तो आप कह सकते हो दैट इज 1.43 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई क्यूरी। बड़ा क्यूरी कितना था यार? क्यूरी कितना रहा होगा? क्यूरी रहा होगा 3.7 इंटू 10⁻10। तो बड़ा देखना कितना का आंसर है। तो क्यूरी में आपका आंसर ये रहा होगा और रदरफोर्ड में आपका आंसर ये रहा। तो चाहे रदरफोर्ड में पूछें क्यूरी में पूछें, हम हर तरीके से आंसर बड़े आराम से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। एक छोटा सा सवाल करते हैं। गोल्ड 198, ये एक आइसोटोप है बेटा गोल्ड का, अनस्टेबल है और ये लगातार टूट रहा है। रेडियो एक्टिव है ऑफ कोर्स इसलिए टूट रहा है। उसकी हाफ लाइफ मुझे 2.7 डेज दे रखी है। अब डे कोई ऐसा यूनिट तो नहीं है, एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट तो सेकंड है, हम कन्वर्ट कर लेंगे। फाइंड इसका डिके कांस्टेंट बताइए, फाइंड एवरेज लाइफ बताइए, और एक्टिविटी ऑफ 1 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड बताइए। और ये जो एटॉमिक मास है इस आइसोटोप का वो 198 ग्राम पर मोल मुझे गिवन है। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, सुनिए। सबसे पहले मुझसे पूछा है डिके कांस्टेंट बताइए। हाफ लाइफ, एज वी नो दैट कि हाफ लाइफ इज सिंपली 0.693 अपॉन लैम्डा। ठीक है, सो लैम्डा इज ऑब्वियसली 0.693 अपॉन टी हाफ। 0.693 तो ठीक है बेटा, लेकिन टी हाफ को तुम 2.7 डेज थोड़ी लिख दोगे, सेकंड में कन्वर्ट करोगे। तो 2.7 डेज को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे? आप कहोगे कि सर एक दिन में 24 घंटे हैं, हर घंटे में 60 मिनट हैं और ऑफ कोर्स 60 सेकंड्स हैं 1 मिनट के अंदर। यूनिट विल बी ऑफ कोर्स सेकंड इनवर्स। बड़ा इसे सॉल्व कीजिएगा। रफली बेटा इसकी वैल्यू शायद 2.9 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगी, सेकंड इनवर्स। बेटा 2.9 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगी रफली। ठीक है, इसका दूसरा सवाल कि एवरेज लाइफ बताइए। अब वैसे तो ठीक है बेटा, लैम्डा मुझे पता है तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि एवरेज लाइफ इज सिंपली 1 अपॉन लैम्डा। आंसर आपका सेकेंड्स में आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि इट विल बी समथिंग 1 अपॉन 2.9 इंटू 10⁻⁻6, ये बड़ा सेकेंड्स। लेकिन आप चाहो तो डेज में भी निकाल सकते हो। आप कह सकते हो कि सर मैं ऐसा कह सकता हूं कि टी हाफ लाइफ अपॉन टी एवरेज। बड़ा पता नहीं आपको याद है या नहीं है, मैंने इसको 0.693 कहा था।
तो मैं इसे बड़े आराम से कह सकता हूं कि टी एवरेज इज बेसिकली टी हाफ डिवाइड बाई 0.693। हाफ लाइफ बड़ा मुझे शायद 2.7 डेज दे रखी है, हाँ 2.7 डेज दे रखी है, 2.7 डेज डिवाइड बाई 0.693। बड़ा करना जरा, डिवाइड करना, क्या डिवाइड करना है मेरे को, 2.7 डेज को 2.7 डिवाइडेड बाई 0.693, 3.89 आ रहा होगा, 3.9 लिख दो, 3.9 डेज। अगर डेज में आंसर निकालना है तो बड़ा ये रहा, सेकंड्स में अगर निकालना तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल मुझसे पूछ रखा है कि 1 मिलीग्राम गोल्ड की एक्टिविटी क्या होगी। 1 मिलीग्राम की जो एक्टिविटी होगी, मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं, एक्टिविटी इज ऑफ कोर्स लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई कितने पार्टिकल्स की संख्या है। लैम्डा हमें पहले से निकाल रखा है, दैट इज 2.9 इंटू 10⁻⁻⁶। आखिर गोल्ड के नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या क्या है। गोल्ड के पार्टिकल्स की संख्या मैं सिखा चुका हूं बेटा, कैसे निकालते हैं। गोल्ड के नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई अवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं मास अपॉन मोलर मास। कितना मास, 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम बड़ा 10⁻³ अपॉन बड़ा 193। इतने तो मोल्स। एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। इतने पार्टिकल्स हैं। ये लैम्डा है, ये पार्टिकल्स की संख्या है, तो मल्टीप्लाइड विथ 6.023 इंटू 10⁻, बड़ा इसमें 20 लिख दूं, अपॉन 198। ठीक है बेटा, इसको अगर आप सॉल्व करते हो बेटा, रफली एक बार चेक कर लेना, 8.8 इंटू 10⁻12 SI यूनिट इज बैक्यूरल या फिर डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। यू कैन चेक इट बेटा, देख लेना। अगर आपको क्यूरी में निकालना है, अगर आपको क्यूरी में निकालना है तो इसको डिवाइड कर देना बेटा। एक क्यूरी कितना था, 3.7 इंटू 10⁻10 डिवाइड कर देना बेटा। मेरे ख्याल से रफली शायद 240 क्यूरी के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। ये बेटा आपकी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी का आप अर्थ तो समझ गए ना, कि इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मैं 1 मिलीग्राम गोल्ड लेता हूं तो उसके अंदर हर एक सेकंड के अंदर 8.8 इंटू 10⁻12 न्यूक्लियाई जो है वो लगातार टूट रहे हैं और टूटकर कन्वर्ट हो रहे हैं, अपने से लाइटर न्यूक्लियर में लगातार कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर 8.8 इंटू 10⁻12 DPS का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ यह है कि हर एक सेकंड में, प्रत्येक सेकंड के अंदर इस 1 मिलीग्राम गोल्ड के अंदर 8.8 इंटू 10⁻12 न्यूक्लियाई जो है वो लगातार गोल्ड के टूटे जा रहे हैं, टूटे जा रहे हैं, टूटे जा रहे हैं, और ये टूट कर लाइटर न्यूक्लियर में लगातार कन्वर्ट हो रहे हैं। ये इसका बेसिक अर्थ है। एक बढ़िया सा सवाल और करते हैं। द एक्टिविटी ऑफ ए रेडियोएक्टिव सैंपल फॉल्स फ्रॉम 600 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड टू 500 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इन 40 मिनट्स। 40 मिनट के अंदर किसी रेडियोएक्टिव सैंपल की एक्टिविटी 600 से घटकर 500 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड हो गई। घटनी भी चाहिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटेंगे ऑफ कोर्स लगातार डिसइंटीग्रेट तो हो ही रहा है, तो वैसे वैसे लगातार एक्टिविटी भी तो घटेगी। मुझसे पूछा गया कि बताइए इसकी हाफ लाइफ क्या है। तो एक बात सुनना, हालांकि सवाल तो बहुत आसान है पर बात सुनना। अगर मान लो कि सवाल के अंदर ये कह रखा होता कि पहले एक्टिविटी 600 DPS थी और 40 मिनट के बाद एक्टिविटी 300 DPS हो गई, मान लो ऐसा कहा होता, तो मैं ऐसा कहता कि फिर तो 40 मिनट ही आपका हाफ लाइफ है, फिर तो 40 मिनट ही आपका हाफ लाइफ है। एक्टिविटी जितने टाइम में हाफ होगी वही तो हमारा ऑफ कोर्स हाफ लाइफ है। हम बड़े आराम से इस बात को बोलते थे, कोई दिक्कत नहीं होती है कि नहीं। लेकिन ये जो वैल्यू दे रखी है ये ऑफ कोर्स है ना बेटा, हमारी हाफ नहीं दे रखी, कोई और वैल्यू दे रखी है। तो ऑब्वियस बात है कि इस तरीके से तो नहीं होगा, इस तरीके से तो नहीं होगा।
इस वाली बात से, तो इस सिर्फ इतनी सी बात से तो हमारा आंसर नहीं आएगा, है ना। अगर मान लो ऐसे दे रखा होता कि पहले एक्टिविटी 600 DPS थी और 40 मिनट के अंदर एक्टिविटी घटकर 150 DPS हो गई, तो हम सोचते कि एक्टिविटी 1/4 हो गई है, एक्टिविटी 1/4 हो गई है, मतलब 2 हाफ लाइफ हो चुकी है। 2 हाफ लाइफ मतलब 40 मिनट के बराबर है, तो हम बड़े आराम से ओरली बोल देते कि इसका मतलब हाफ लाइफ तो 20 मिनट है। हम बड़े आराम से बोल देते कि हाफ लाइफ तो 20 मिनट है कि नहीं। अगर मान लो ये बोल रखा होता कि एक्टिविटी 600 DPS से घटकर 75 DPS हो गई है 40 मिनट के अंदर, तो हम बोलते कि देखो 600 से 300, 300 से 150, 150 से 75, कितने 1/8 हो गई एक्टिविटी। 1/8 होने के लिए कितने हाफ लाइफ चाहिए? 3 हाफ लाइफ चाहिए। इसका मतलब 40 मिनट जो है वो 3 हाफ लाइफ के बराबर है, तो हम कहते हैं कि हाफ लाइफ जो है वो ऑफ कोर्स 40/3 है। हम बड़े आराम से ओरली बोल देते हैं। लेकिन ये जो वैल्यूज दे रखी हैं 600 और 500, ये ना तो हाफ है, ना 1/4 है, ना 1/8 है, ना 1/16 है, तो ऑफ कोर्स ओरली तो नहीं होगा, है कि नहीं। ओरली होता तो और मजा आता, तो ऑफ कोर्स बड़ा इन तरीकों से तो नहीं होगा। कोई बात नहीं, हमारे पास मैथमेटिक्स भी तो है, हम बड़े आराम से कर देंगे कि शुरुआत में हमारे पास एक्टिविटी ये है और थोड़े टाइम बाद बड़ा एक्टिविटी ये है और ये आपका टाइम है। हम कह सकते हैं किसी भी टाइम पर एक्टिविटी इज इनिशियल एक्टिविटी इंटू e⁻⁻ लैम्डा इंटू टी। अभी कितनी एक्टिविटी है? 500 DPS इज इनिशियल एक्टिविटी 600 DPS इंटू e⁻⁻ लैम्डा इंटू टी। दोनों साइड्स का लॉग 5/6 इज e⁻⁻ लैम्डा टी। दोनों तरफ का लॉग लूं तो log ऑफ 6/5 इज इक्वल्स टू लैम्डा टी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। फेयर इनफ। और रही बात हमारी हाफ लाइफ की, हाफ लाइफ का हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज ln2 अपॉन लैम्डा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये टाइम मुझे पता है बेटा कितना है, 40 मिनट। लिख दो इसके आगे, दिस टाइम इज ऑफ कोर्स, ये बेटा टाइम जो था जब इनिशियल एक्टिविटी ये, फाइनल ये, इसका टाइम मुझे पता था। ये इक्वेशन 1 बड़ा, ये इक्वेशन 2। मुझे हाफ लाइफ पूछा गया है, यहां से लैम्डा उठाएगा, यहां रख दीजिए। हमारे पास हाफ लाइफ की वैल्यू आ गई है ln2 या 0.693 अपॉन लैम्डा। लैम्डा कैन बी रिटन एज log ऑफ 6/5, ये बड़ा ऊपर चला जाएगा 40 मिनट्स इंटू 40 मिनट्स। ये बड़ा हमारा आंसर है। अब ऑफ कोर्स बड़ा इसमें ln2 और ln6/5 की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। सवाल के अंदर बड़ा इनकी वैल्यूज आपको दे रखी होगी, तो जो वैल्यूज दे रखी होगी हमको यूज कर सकते हैं। अगर आप सॉल्व करते हो, अगर कैलकुलेटर से यूज करते हो, तो रफली आपके पास 152 मिनट्स आंसर आ जाएगा। तो आपके पास ABCD तो 4 ऑप्शन होंगे, या तो उसमें लॉग की टर्म्स में आंसर छोड़ रखा होगा, लॉग की टर्म्स में आंसर ना छोड़ रखा हो तो ऑफ कोर्स बड़ा आपको log 2 की वो तो वैल्यू याद ही रहती है, log 6/5 की वैल्यू आपको सवाल के अंदर दे रखी होगी। तो सिर्फ वैल्यूज आपको पुट करनी है, आंसर विल बी 152 मिनट्स, ये आपका आंसर।